हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्विज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसका नाम होगा सीपी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से अनेक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने संविधान की अलग से कक्षाएं बनाने का प्रयास किया है। और इसकी जो क्लासेस होंगी वो आपको सीपी के नाम से पहचाननी है। सीपी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। इसमें भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें से 2 भाग डिलीट हो गए हैं यानी कि निरस्त हो गए हैं। बाकी अन्य 20 भागों का हमें अध्ययन करना होता है। तो इन्हीं 20 भागों में कौन कौन से संविधान के आर्टिकल्स आते हैं और कौन से महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रख करके मैं यह सीरीज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें संपूर्ण भारतीय संविधान को कवर किया जाएगा। तो समय समय पर मैं आपको सीपी की क्लासेस दूंगा, जिसमें आप भारतीय संविधान से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे बारी बारी से और अलग अलग भाग के रूप में संपूर्ण जानकारी। तो आज मैं आपको सीपी लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसको प्रारंभ करते हैं। अगर हम इसको प्रारंभ करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें से 2 भाग 7 और 22वें नंबर के जो हैं को निरस्त किया गया है। तब 20 भागों का अध्ययन ही इस सीरीज़ में यहाँ प्रारंभ की जा रही है, जो पूर्णतः संविधान की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ पूर्णतः परीक्षा उपयोगी आधारित है तथा विगत प्रश्नोत्तर पर आधारित होगी। तो आज हम भाग 1 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट यानी अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है भारत की संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। भारत की संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्य निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो ये हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक में प्रथम 3 आर्टिकल हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। अब इसके आगे डिटेल्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। अगर हम इसके आगे डिटेल्स की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत 2 प्रकारों में बटा हुआ था। एक प्रकार रियासत, ये वो क्षेत्र थे जो सीधे राजाओं के अधीन थे और इस पर ब्रिटिश शासन का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ये राजा स्वयं ही अपने क्षेत्र के शासन का संचालन किया करते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश भारत था। ये वो क्षेत्र थे जो सीधे ब्रिटिशों के अधीन थे और जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय यह सीधे भारत सरकार को सौंप दिए गए। तो इस प्रकार से भारत सरकार को जो भारत मिला वह एक खंडित भारत था, क्योंकि रियासत अभी भी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थी। ऐसी स्थिति में रियासतदारों से बात की गई और बात करने के बाद इन्हें भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और अगर हम बात करें रियासतों की तो इनकी कुल संख्या 562 थी, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा बातचीत के बाद इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके लिए विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर कराए गए और इस कार्य को पूरा करने का जो कार्य है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। और यहाँ पर एक नोट में बात आपको दी गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 11 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि
ब्रिटिशों के अधीन थे। इसके बाद आगे की जानकारी अगर हम बात करें तो 4 रियासतों के राजाओं द्वारा ऐतराज़ जताया गया, जिन्होंने ये कहा कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, परंतु उन्हें भी बाद में विभिन्न माध्यमों के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ये 4 रियासतें थीं हमारी। पहली जूनागढ़, जो कि गुजरात के अंदर है, इसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया। दूसरी थी हैदराबाद, जहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था और यह उस समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता था। इसके साथ साथ इसने अपने निजी सुरक्षा गार्ड पाले हुए थे, जिनको रजाकार कहते थे और जो सैनिक की भूमिका निभाते थे। बाद में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसे भी शामिल किया गया भारतीय संघ में। तीसरा जम्मू कश्मीर, यहाँ के राजा हरि सिंह थे, जबकि यहाँ की संपूर्ण प्रजा मुस्लिम समुदाय की थी, परंतु पाकिस्तान ने 1948 में यहाँ पे युद्ध किया। इसके एवज में हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारतीय विलय पत्र पर साइन करके, साक्षर करके जम्मू कश्मीर को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और इसके बाद मणिपुर की बात है। मणिपुर में वहाँ के राजा और प्रजा दोनों की सहमति के माध्यम से मणिपुर रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई और वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना तथा इसके अध्यक्ष फजल अली और अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पारिकर को बनाया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जुलाई 1956 में, यानी कि 3 वर्ष बाद, अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इसने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। बाद में भारत में भाषाओं के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यहाँ पर एक नोट में बात ध्यान रखनी है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इस कार्य हेतु 56 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई और इसके बाद कोई हिंसा आदि ना हो जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भाषा के आधार पर राज्य बने, इसको स्वीकार किया गया। व आंध्र प्रदेश पहला भाषा आधारित राज्य बना और तेलुगु इसकी भाषा बनी और 1 अक्टूबर 1953 में इसे भारत का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा आगे चल कर के भारत में नए नए राज्य बनते गए आवश्यकता के हिसाब से। हाल ही में नया जो राज्य बना है वो तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 को बनाया गया आंध्र प्रदेश से, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2000 में 3 राज्य, छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से, उत्तराखंड जो कि यूपी से व झारखंड जो कि बिहार से, ये 3 नए राज्य बनाए गए और छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, उत्तराखंड को 9 नवंबर और झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया। इसके अलावा भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ, परंतु फ्रांस ने यहाँ पर जिन बस्तियों को अपने कब्जे में लिया हुआ था उसे उसने 1954 में छोड़ा और इन सभी क्षेत्रकों को मिलाकर के एक पांडिचेरी संघराज्य बना। इसमें शामिल थे पहला पांडिचेरी, दूसरा यनाम, तीसरा चंद्रनगर और चौथा केरिकाल। इन चारों क्षेत्रकों को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य को बना दिया गया, जो कि वर्तमान में भी एक संघराज्य ही है। और 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। इस प्रकार से भारत को संपूर्ण रूप से आज़ादी 1961 में आकर के मिली और पुर्तगाली, जो कि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे और जाने वाले भी सबसे बाद के यूरोपियन बने। इसके अलावा भारत में राज्यों का प्रशासन सही प्रकार से चले, उनके बीच में समन्वय सही प्रकार से रहे, केंद्र सरकार की लगातार उनसे बातचीत होती रहे, इसी बात को ध्यान में रख कर के
भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत बनाई गई हैं और मद्रास को वर्तमान में तमिलनाडु, मैसूर को वर्तमान में कर्नाटक और बॉम्बे को वर्तमान में गुजरात व महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्य दिए हैं आपको और उनका गठन वर्ष दिया है। जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को बम्बई से बांट के 1 मई 1960 को नए राज्य बना दिया गया। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 में बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य भारत का 30 मई 1987 को बनाया गया। तो यह प्रमुख राज्य हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद की ही, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो सामान्यतः केंद्रीय गृह मंत्री होता है या राष्ट्रपति जिसे उचित समझे उसे मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय बम्बई में है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है अवस्थित हैं। तो यह 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का कार्य करती हैं। तो ये था हमारा संविधान का भाग 1 और उसमें आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी प्रकार से संविधान के 22 भागों का हम लगातार अध्ययन करेंगे जिसके लिए जो सीरीज़ होगी हमारी उसकी पहचान सीपी अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के नाम से की जाएगी। बाकी अन्य कक्षाएं हमारी लेक्चर के नाम से चलेंगी, लेकिन यह एक खास सीरीज़ है क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अब हमारा समय हुआ है कल पूछे गए आपसे 5 करंट क्वेश्चन क्विज़ के जवाब देने का और 5 नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने का। तो मैं उसको रखता हूँ आपके सामने। तो ये हमारे कल पूछे गए 5 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत किसने की? इसका सही ऑप्शन है ए, गूगल ने। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिला? तो इसका सही जवाब हैगा INS विक्रांत और इसका जवाब आपका प्रश्न के अंदर ही छिपा हुआ था। क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि नाडा एजेंसी का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, डोपिंग रोधी कार्य करती है ये एजेंसी। क्वेश्चन फोर्थ हमारा, 22वें रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हैगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और क्वेश्चन 5 है हमारा कि अनहद सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं? तो अनहद सिंह स्क्वैश, ऑप्शन सी इज़ राइट, स्क्वैश से संबंध रखती हैं और यह सबसे कम उम्र की महिला एथलीट हैं जो कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में खेली थी। और अब समय हुआ है आज के 5 प्रश्न आपको देने का क्वेश्चन क्विज़ के अंतर्गत करंट अफेयर के। तो लेक्चर 7 में आज के ये हमारे 5 प्रश्न हैं करंट क्वेश्चंस के जिन्हें जिनके जवाब ढूंढने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि UAE द्वारा जुलाई 2022 में गोल्डन वीज़ा सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए, कमल हासन, ऑप्शन बी, रजनीकांत, ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी, शाहरुख खान। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक कौन बना? ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी, मनीषा रोपेटा, ऑप्शन सी, अनीता गोयल या ऑप्शन डी, पद्मनी भूषण। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, बाल रक्षा मोबाइल ऐप किस हेतु लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए, यौन उत्पीड़न से रक्षा, ऑप्शन बी, बाल चिकित्सा व स्वास्थ्य देखभाल,
ऑप्शन सी शिक्षा की निगरानी या ऑप्शन डी शिशु मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS परियोजना से हट जाएगा। ऑप्शन ए रोस्कोस्मोस यानी रूस की है, जाक्सा जापान की है, नासा USA की है या ESA जो कि यूरोप की है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी जूडो या ऑप्शन डी भाला फेंक। तो ये हमारे लेक्चर 7 के 5 क्वेश्चंस हैं जो कि करंट विषयों से संबंधित हैं। आप इनके आंसर्स ढूंढें और कल हम लोग इनके जवाब डिस्कस करेंगे। आप लोगों की मेरी वीडियोस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।